नमस्कार, स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के इस खास बुलेटिन में। यहां हम करेंगे सेहत की बात और मैं हूं आपके साथ हार्दिक दवे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रेखा जी की जिंदगी से जुड़ी एक ऐसी समस्या के साथ। हो सकता है कि शायद आप भी इस समस्या से जूझ रहे हो या हो सकता है कि उनकी कहानी से आप भी रिलेट कर पाए। रेखा जी नौकरी करती हैं, उम्र महज 30 साल है, लेकिन जब सुबह उठती हैं तो उनके दोनों हाथों की उंगलियों में सूजन आ जाती है, अकड़न रहने लगती है, स्टिफ हो जाती है उंगलियां और रोज सुबह पहली किरण उनके लिए दर्द, उदासी और एक नया संघर्ष लेकर आती है। ये रेखा जी की अकेली की समस्या नहीं है, आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन 1 करोड़ 20 लाख भारतीय इस दिक्कत से, इस तकलीफ से, इस बीमारी से गुजर रहे हैं। और इस बीमारी को कहा जाता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। आपके जॉइंट्स को, आपके जोड़ों को यह बीमारी नुकसान पहुंचाती है। अब हैरानी की बात यह है कि ऐसा नहीं है कि आप केवल बुजुर्ग हैं तो ही आपको ये बीमारी होगी। किसी भी उम्र में किसी को भी ये बीमारी जकड़ सकती है और आज हुआ दर्द कल ठीक हो जाए ऐसा भी नहीं है, क्योंकि लंबे वक्त तक आपके कामकाज को रोक देने वाला यह असहनीय दर्द होता है। इस समस्या का समाधान करते हैं कुछ खास डॉक्टर्स जिन्हें कहा जाता है रोमेटोलॉजिस्ट। और आज मेरे साथ ऐसे ही कुछ खास मेहमान हैं। अगर आपको भी जोड़ों की समस्या है, जोड़ों में दर्द रहता है, तो मेरे सवालों को आप ध्यान से सुनिएगा और जो डॉक्टर्स मेरे साथ जुड़े हैं उनके जवाब उससे 10 गुना ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। मेरे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर किरण सेठ, जो कि नोएडा के फेलिक्स हॉस्पिटल और मेट्रो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट रोमेटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर स्वागत है आपका। इसी के साथ जुड़े हैं डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी। आप सर गंगाराम हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट रोमेटोलॉजिस्ट के तौर पर काम तो कर ही रहे हैं, साथ ही आप मेडिकल स्टूडेंट्स को रोमेटोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाते भी हैं, आप प्रोफेसर भी हैं। इसी के साथ डॉक्टर निखिल गुप्ता भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली के संत परमानंद हॉस्पिटल और सरोज हॉस्पिटल में डॉक्टर निखिल रोमेटोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर निखिल, आपसे समझेंगे आर्थराइटिस के बारे में और लाइफस्टाइल रिलेटेड चीजों के बारे में, लेकिन उससे पहले अपनी जो चौथी मेहमान हैं उनसे भी मिलवा देते हैं। डॉक्टर सोनल मेहरा, आप दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में और नोएडा के सेंटर फॉर रोमेटॉइड आर्थराइटिस एंड स्पाइन ऐसे एक इंस्टीट्यूट में कंसल्टेंट रोमेटोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर रही हैं। आप चारों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए लेडीज फर्स्ट, डॉक्टर सोनल आपसे ही शुरू करते हैं। ये जो कठिन सा शब्द है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसे आप थोड़ा सा सरल भाषा में, थोड़ा सा आसान भाषा में समझाइए कि आखिर ये बीमारी है क्या, इसके लक्षण क्या हैं? नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनल मेहरा हूँ। मैं कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट अपोलो हॉस्पिटल्स दिल्ली एंड नोएडा एज वेल एज सेंटर फॉर रूमेटोलॉजी आर्थराइटिस एंड स्पाइन नोएडा में वर्क करती हूँ। रूमेटॉइड आर्थराइटिस मतलब हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम, जिसमें कि हमारी बॉडी कुछ ऐसे एंटीबॉडीज बनाती है जो हमारे जोड़ों में सुबह उठ के जकड़न, अंदर से बुखार लगना, जोड़ों में, हाथों के जोड़ों में जकड़न और सूजन आने लगना, मतलब हाथ के जॉइंट्स, शोल्डर जॉइंट्स, घुटने, एंकल, इस प्रकार के जोड़ों में सूजन और स्टिफनेस आने लगती है और पेशेंट्स को जॉइंट स्वेलिंग जैसा लगता है। और उस टाइम पे धीरे धीरे करके अगर हम इसको टाइम से नहीं रोकें तो ये हमारे जोड़ों में सूजन करके जॉइंट की बीच की जो कार्टिलेज होती है उसको डैमेज कर सकती है। इसीलिए अर्ली टाइम पे डायग्नोज करना कि हमारे जोड़ों में दर्द, सूजन, सुबह उठ के जकड़न ये क्यों आ रहा है, इसी के लिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस की डायग्नोसिस करना जरूरी है टाइम पे। ठीक है डॉक्टर सोनल। डॉक्टर किरण सेठ, आपका काफी नाम चलता है नोएडा में, तो आप ये बताइए कि क्या वजह होती होगी कि किसी 20-30 साल के जवान से लेकर किसी 70-80 साल के बुजुर्ग तक किसी को भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, महिला को भी हो सकता है, पुरुष को भी हो सकता है, क्या कारण है इसका? नमस्कार, आई एम डॉक्टर किरण सेठ। आई एम अ सीनियर कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट who is practicing at Noida. I'm working at Metro Multi-Speciality Hospital and Felix Hospital. रूमेटॉइड आर्थराइटिस या संधिवात अगर बोले तो ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है जहाँ पे हमारी जो प्रतिरोध क्षमता है, मतलब कि इम्यून सिस्टम है, वो हमारे हेल्दी बॉडी टिश्यूज को अटैक करता है। अगर कारणों की बात करी जाए तो जेनेटिक, हार्मोनल या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बहुत इसमें काम करते हैं, क्योंकि ये देखा गया है जैसे स्मोकिंग है वो HLA-DR4 उस तरह के एपिटोप्स को स्टिमुलेट करता है जो कि जेनेटिक म्यूटेशन करके गठिया बनाता है। और ऐसा ही डेयरी प्रोडक्ट्स या फिर सेडेंटरी लाइफस्टाइल और बाकी चीजों में भी देखा गया है। बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि आपके इन्फेक्शंस हो गए
जैसे ईस्टर्न बार वायरस इन्फेक्शन हो गया, चिकनगुनिया वायरस इन्फेक्शन हो गया, इवन डेंगू के साथ भी ऐसा देखा गया है कि गठिया के बनने के काफी चांसेस हमारे शरीर में हो जाते हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि जो विटामिन डी डेफिशिएंसी है, जो कि लोग कम धूप में रहते हैं और जिन्हें विटामिन डी डेफिशिएंसी, क्योंकि विटामिन डी इम्यून सिस्टम को देखता है, उससे भी गठिया बनने के चांसेस रहते हैं। डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी का रुख कर लेते हैं। सर, मैं पढ़ रहा था आपके बारे में, 35 साल का अनुभव है आपका, तो आपसे ये सवाल पूछना मुझे लगता है शायद सबसे ज्यादा सही और जायज होगा। कैसे पता करते हैं कि ये महज जोड़ों का दर्द है या ये आज होने वाला दर्द कल तक ठीक हो जाएगा, ये एक सामान्य सा दर्द है या फिर ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस है? मतलब डायग्नोसिस कैसे होता है, पहचान कैसे करते हैं आप RA की? I am Dr. Lieutenant General Ved Chaturvedi, जी, MD DM. I am currently working in Gangaram Hospital as a professor of rheumatology and senior consultant after retiring from 35 years of glorious service from Indian Army. देखिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस डायग्नोस करने के लिए हमें बहुत बड़ी मशीनों की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है एक बहुत अच्छी हिस्ट्री की। हमें पेशेंट के साथ हम 2-4 क्वेश्चन पेशेंट से पूछते हैं और हमें पता चल जाता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है कि नहीं। हाँ, ब्लड टेस्ट हम करते हैं, वो हमें कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, बट मैं मरीजों को ये बताना चाहता हूं कि जो मेजर 90% ऑफ द इंफॉर्मेशन है, जो 90% ऑफ द डायग्नोसिस है जी, वो पेशेंट और डॉक्टर्स के बीच में जो क्वेश्चंस हैं उससे बनती है। 10% मदद हमको लैब से मिलती है। जैसे ही आपने एक क्वेश्चन पूछा तो आपको डायग्नोस पता चल जाती है। क्या आपको बहुत सारे जोड़ों में स्वेलिंग रहती है और दर्द होता है, जिसको हम पॉलीआर्थराइटिस बोलते हैं? हाँ, होता है। दूसरा क्वेश्चन, क्या ये सुबह सुबह ज्यादा होता है या रात में ज्यादा होता है जब आप आराम करते हैं और जब चलते फिरते हैं, यूज करते हैं ज्वाइंट्स को, तो क्या ये कम हो जाता है? हाँ सर, ये ऐसा ही होता है। मैं रात में जब सोता हूं और सुबह उठता हूं तो सुबह सुबह बहुत ज्यादा होता है। इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी पॉलीआर्थराइटिस। पहली चीज पॉलीआर्थराइटिस, दूसरी चीज इन्फ्लेमेटरी पॉलीआर्थराइटिस, मींस रेस्ट के टाइम पे वो ज्यादा हो जाएगा, रेस्ट में। सो ये एक दूसरा चीज है इसका जो चरित्र है। जो तीसरा चरित्र है इसका, यदि आपको एक हाथ में है तो दूसरे हाथ में भी हो सकता है, तो सिमेट्रिकल आर्थराइटिस। सो मैंने बोला आपको पॉलीआर्थराइटिस, दूसरा बोला इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, तीसरा बोला सिमेट्रिकल आर्थराइटिस। इस हाथ में है तो इस हाथ में भी है। सो ये 3-4 क्वेश्चन से हमको ये समझ में आता है कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। मगर डॉक्टर, आपकी बात सुनकर लग रहा है कि ये तो काफी गंभीर बीमारी है, तो इस डर को आप अगर थोड़ा दूर कर दें तो ज्यादा बेहतर होगा हमारे दर्शकों के लिए। क्या इस बीमारी का कोई इलाज है या ये बीमारी लाइलाज है? थोड़ी राहत अगर दें, थोड़ी चिंता दूर कर दें तो ज्यादा बेहतर होगा। ट्रीटमेंट करने से पहले हमें ये पता जरूर लगाना चाहिए कि कुछ और तो नहीं है, जिसको बोलते हैं कि इसलिए हमको कई और टेस्ट कराने पड़ते हैं कि कुछ इसी तरह की चीजें कई और बीमारियों में भी हो सकती हैं। तो यदि समझ लीजिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस, यदि यही चीजें जो मैंने अभी बताई, पॉलीआर्थराइटिस, सिमेट्रिकल आर्थराइटिस, यदि ये 2-3 महीने से चल रही हैं तो इसको बोलते हैं क्रॉनिक आर्थराइटिस। तो ऐसा नहीं कि आज पेशेंट आया और आपने बोल दिया रूमेटॉइड आर्थराइटिस, वो वायरल भी हो सकता है, वो अपने आप ठीक हो सकता है। और कई बीमारियां हैं रूमेटोलॉजी में जो इसका स्कोप यहाँ नहीं है, ठीक है, बट हमें और सारे टेस्ट ये कराने पड़ते हैं, कई कुछ और तो नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए, ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के पहले ये पता लगा लेना चाहिए कि कुछ और तो नहीं है। ये जॉब रूमेटोलॉजिस्ट का है। तो हम लोग जब ये पता लगा लेते हैं कि नहीं कुछ और नहीं है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो फिर इसके ट्रीटमेंट के लिए बात होती है। तो ट्रीटमेंट के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, बीमारी इन्फ्लेमेशन की बीमारी है, तो जब इन्फ्लेमेशन की बीमारी है तो हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा यूज करनी पड़ेगी। वो हमारे सब डॉक्टर्स जानते हैं कि एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयां कौन सी हैं। जनरली जिसको जनता बोलती है पेन किलर,
एक्चुअली वो पेन किलर नहीं है, वो जो दवाइयां हैं वो एंटी इंफ्लेमेटरी दवाइयां जो बहुत ही पॉपुलर नाम से बिकती हैं बाजार में, वो अच्छी दवाइयां हैं। हाँ, उनका मिसयूज नहीं होना चाहिए। एक नहीं कि 10-10 गोली खा रहे हैं, या एक या दो 2-3 महीने तक खाई जाए तो आपको आराम कर सकती है, जिसको हम बोलते हैं पेन किलर। तो एंटी इंफ्लेमेटरी दवाइयां दी जा सकती हैं। एक और एंटी इंफ्लेमेटरी है जो सबसे पावरफुल है, वो है स्टेरॉइड ना। स्टेरॉइड, लोग कहेंगे अरे डॉक्टर साहब आपने स्टेरॉइड दे दिया, मैं तो मर जाऊंगा। नहीं, स्टेरॉइड एक बहुत बेहतर दवा है यदि बहुत कम मात्रा में और बहुत कम ड्यूरेशन के लिए खाई जाए। तो दूसरी चीज है स्टेरॉइड। तो स्टेरॉइड की बहुत कम मात्रा, क्यों कि स्टेरॉइड बहुत ज्यादा आप खा लेंगे या ज्यादा मात्रा में खा लेंगे तो आपका वेट बढ़ जाएगा, आपको ब्लड शुगर बढ़ जाएगा, आपका बीपी बढ़ जाएगा। तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर के उसमें खाएंगे तो आपको कम से कम मात्रा में देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली बहुत कम मात्रा में 1 या 2 महीने के लिए स्टेरॉइड यूज करते हैं। डॉक्टर निखिल गुप्ता, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी जिसमें अगर हम 1 मिनट भी रुक जाएं तो जमाने से पीछे हो जाने का खतरा सताने लगता है। ऐसे में गठिया तो हमारे सारे ही काम रोक देती है। मतलब आप अगर सुबह उठें तो उसके बाद शायद ही आप खुद उठ करके अपने हाथों से पानी का ग्लास भी ले पाएं। तो क्या यह संभव है कि हम अपने लाइफस्टाइल में कुछ मिनट निकाल कर कुछ ऐसी चीजें करें या कुछ ऐसी चीजें ना करें या कुछ ऐसे बदलाव ले आएं कि हमें गठिया हो भी अगर तो लाइफस्टाइल ऐसी हो जाए कि दर्द कम हो या इस बीमारी से हमें निजात मिल जाए? ऐसा कुछ संभव है? नमस्ते, मैं डॉक्टर निखिल गुप्ता, रूमेटोलॉजिस्ट। मैं दिल्ली और पार्ट्स ऑफ हरियाणा, सोनीपत, रोहतक, पानीपत में प्रैक्टिस करता हूं। और मैं दिल्ली में सरोज हॉस्पिटल एंड संत परमानंद हॉस्पिटल से एसोसिएटेड। लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मैनेजमेंट में या फिर किसी भी डिजीज के मैनेजमेंट में, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है वेट रिडक्शन। अगर पेशेंट अपना वेट एडिक्वेट मेंटेन करता है तो उसको बीमारी कंट्रोल में रहता है, दवाई की रिक्वायरमेंट कम रहती है, कॉम्प्लिकेशंस होने का खतरा कम रहता है, और इवन डायबिटीज, हार्ट डिजीज और कोमॉर्बिडिटीज ऐसी होती हैं जिनका खतरा ना के बराबर रहता है। जी डॉक्टर निखिल, आपने जितना आसानी से बताया कि आप ये कर सकते हैं, लेकिन उन दर्शकों का क्या जो पहले से ही गठिया से परेशान हैं? क्या इलाज में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं? गठिया में आगे चलकर आपकी जिंदगी में किस किस तरह के चैलेंजेस, किस किस तरह की चुनौतियां सामने आती हैं? इंपॉर्टेंट है फिजिकल एक्टिविटी। अगर पेशेंट एक्टिव रहता है, रेगुलर थोड़ी सी एक्सरसाइज करता है, एरोबिक्स करता है, माइल्ड लाइट एरोबिक्स करता है, थोड़ी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करता है, जॉइंट की स्ट्रेंथनिंग, मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करता है, तो उससे उसकी बीमारी कम रहती है, रेंज ऑफ मोशन रहती है अच्छी, पेन कम रहता है और बीमारियों का खतरा कम रहता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो बीमारी को बहुत हजारों गुना बढ़ा देता है, दवाइयों का असर कम कर देता है, जीवन डायबिटीज, हार्ट का खतरा बढ़ा देता है। तो अगर स्ट्रेस अच्छे से मैनेज करते हैं पेशेंट तो उनकी बीमारी कम रहती है। एडिक्वेट नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही टाइम पे सोते हैं, सही टाइम पे उठते हैं, एडिक्वेट नींद लेते हैं तो आपका गठिया का कंट्रोल बहुत अच्छा रहता है। स्मोकिंग, अल्कोहल बिल्कुल अवॉइड करें इस बीमारी में। आप ये लाइफस्टाइल चेंजेस करें। साथ में अपना जो दिनचर्या है उसमें अपना टाइमली मैनेजमेंट करें। आप कभी भी हड़बड़ी में काम ना करें, पहले से ही प्लान करके अपना काम करें, उससे आपका दिन अच्छा रहेगा। डाइट, अगर आप एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट लेते हैं जिसमें आप मीठा तला हुआ, बेकरी के प्रोडक्ट्स हो गए, बाहर की जो चीजें हैं वो अवॉइड करते हैं, पिकल्स वगैरह, हाई सॉल्ट डाइट या प्रिजर्वेटिव जिसमें यूज होता है, कैंड जूसेस हो गए, ये अवॉइड करते हैं। फ्रूट सैलेड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पल्सेस, ये सब खाते हैं और अपना बॉडी को स्ट्रक्चर ठीक रखते हैं तो आपकी बीमारी कम रहती है। इंडियन स्पाइसेस भी बहुत अच्छा इसमें रोल प्ले करते हैं। तो ये कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो आप अगर अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपकी बीमारी कम रहेगी, दवाइयां कम रहेंगी, कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे और बीमारियां लगने का खतरा ना के बराबर रहेगा। डॉक्टर चतुर्वेदी, एक और टर्म होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस से कुछ अलग है या दोनों एक ही हैं? क्योंकि दोनों में ही जोड़ों का दर्द होता है। अर्थराइटिस का मतलब तो चलिए फिर भी समझ आता है कि गठिया है, लेकिन अगर ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस दोनों अगर अलग अलग हैं तो दोनों में फिर डिफरेंस क्या है?
इसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस में रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव होता है ऑलमोस्ट 80-90% केसेस में, और एंटी-सीसीपी भी पॉजिटिव होता है, जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस में ऐसा कुछ नहीं है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में यदि आप एक्सरे करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक टिपिकल पिक्चर है। ये आर्थराइटिस जो है वो पॉलीआर्थराइटिस की तरह बहुत रेयरली प्रेजेंट करता है, और यदि हाथों में हो भी गया तो ये लास्ट जोड़े में होता है, जिसको बोलते हैं डिस्टल जॉइंट्स, डीआईपी जॉइंट, डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, जिसको बोलते हैं डीआईपी जॉइंट, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कभी नहीं होती। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ये प्रॉक्सिमल जॉइंट, जिसको बोलते हैं पीआईपी जॉइंट्स, एमसीपी जॉइंट, तो डिस्टल जॉइंट्स इन्वॉल्व नहीं होती है। हाथ में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो भी जाए तो इस तरह डिफरेंशिएट करते हैं। जनरली आपको एक टिपिकल पेशेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस का ऐसा मिलेगा कि 60-70 साल का होगा, कहेगा डॉक्टर साहब मैं जब सीढ़ी चढ़ता हूं तो मुझे बहुत दर्द होता है मेरे दोनों घुटने में। सो नी इज द कॉमनेस्ट जॉइंट इन्वॉल्व इन दिस, एंड ऑफ कोर्स अदर जॉइंट्स कैन बी इन्वॉल्व लाइक हिप जॉइंट एंड द फर्स्ट सीएमसी जॉइंट, कई जॉइंट्स। बट इतना मोटा मोटा ये याद रख लीजिए कि वो एक डिजेनरेटिव बीमारी है ऑस्टियोआर्थराइटिस, और ये इन्फ्लेमेटरी है। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बहुत सारे इलाज हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस को आजकल कंट्रोल किया जा सकता है, जबकि अभी भी एक एनिग्मा है और बहुत सी अच्छी दवाइयां इस क्षेत्र में अभी भी नहीं आई है। डॉक्टर चतुर्वेदी ने ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बीच का अंतर स्पष्ट किया कि दोनों के होने का जो कारण है, जो रीजन है, वो अलग अलग है। लेकिन डॉक्टर सोनल मेहरा, आप ये बताइए कि क्या रूमेटॉइड आर्थराइटिस और गाउट ये दोनों एक ही है? क्योंकि जब आप हिंदी में या आम भाषा में कहते हैं तो हम दोनों को ही गठिया कह देते हैं, तो वाकई में क्या इन दोनों में भी कोई फर्क है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसे कि हमने डिस्कस करा कि एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसकी जोड़ की साइनोवियल लाइनिंग में प्रोलिफरेशन होती है। तो गाउट जो होता है वो यूरिक एसिड रिलेटेड गठिया होता है। किन लोगों में यूरिक एसिड बहुत बढ़ जाता है 8, 9, 10 इस हिसाब से, और सडनली टो में स्वेलिंग आ जाती है या फुट में या एंकल में, और ज्यादातर वो डायबिटिक्स, हाइपरटेंसिव या किडनी पेशेंट्स में देखा जाता है कि यूरिक एसिड जब बॉडी से नहीं निकाला जाता तो वो किसी एक जॉइंट में सूजन कर देते हैं, सडनली अक्यूट गाउट जैसे प्रेजेंट करते हैं। बल्कि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो हमारे हाथ के जो छोटे जोड़ होते हैं, कलाई, घुटने, कंधे, इस प्रकार से प्रेजेंट करता है। डॉक्टर किरण सेठ, फिर से मैं आपके पास ही लौटता हूं। हम दिल्ली एनसीआर की बात कर रहे हैं जहां पर शराब का सेवन बहुत ज्यादा होता है, तो क्या ड्रिंकिंग हैबिट या अल्कोहल कंजम्पशन का गठिया से कोई सीधा संबंध है? यानी कि अगर आप अल्कोहल छोड़ दें तो गठिया नहीं होगा, या गठिया हो गया है तो अल्कोहल छोड़ देना चाहिए? क्या इस तरह का कोई रिलेशन है, कोरिलेशन? अगर मैं अल्कोहल की बात करूं तो कोई भी चीज अगर मॉडरेशन में की जाए, मतलब कि जैसे अगर एक ड्रिंक फीमेल्स के केस में या 2 ड्रिंक्स 30 ml ईच मेल्स के केस में, वो हम अलाउ कर सकते हैं, क्योंकि उसका दूसरी चीजों पे जैसे कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म हो गया या ओवरऑल एज अ स्ट्रेस बस्टर हो गया, उसमें तो ठीक है। लेकिन अगर इससे ज्यादा कोई अल्कोहल का यूज करते हैं या लंबे टाइम तक करते हैं या ऑलमोस्ट डेली करते हैं, तो ऐसा देखा गया है कि अल्कोहल हमारे शरीर में हमारी जो इम्यूनिटी है उसको खराब करता है। और दूसरी बात, क्योंकि अल्कोहल भी लिवर के थ्रू मेटाबोलाइज होता है, और गठिया में प्रयोग होने वाली दूसरी जो दवाइयां हैं जैसे मीथोट्रिक्सेट हो गई या लिफ्लुनामाइड हो गई, ये सब भी लिवर के थ्रू ही मेटाबोलाइज होती है। तो एक तरह से एक कंपटीशन होता है कि कौन सी दवाई कैसे मेटाबोलाइज होगी। सो लिवर के ऊपर जो अल्कोहल का जो प्रभाव है उसके चलते मेरे को लगता है कि अल्कोहल अगर वैसे तो अवॉइड ही करनी चाहिए, लेकिन अगर अवॉइड नहीं कर सकते सो इन मॉडरेशन एंड मे बी लाइक 3 days a week, बिल्कुल ऐसे हमें कम प्रयोग करनी चाहिए। डॉक्टर सोनल, आप खुद एक महिला हैं तो शायद इस बात को ज्यादा बेहतर समझ सकती हैं कि महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी जिंदगी का एक बहुत ही खास फेज होता है, एक बहुत ही खास पल होता है। क्या कम उम्र में अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाता है तो इस वजह से गर्भधारण में या प्रेगनेंसी में किसी तरह की कोई दिक्कत आती है क्या? बिल्कुल, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स प्रेगनेंसी बिल्कुल प्लान कर सकते हैं। प्रेगनेंसी से पहले उनका रूमेटॉइड वेल कंट्रोल होना चाहिए, और उनकी मेडिकेशन, कुछ दवाइयां विद इन प्रेगनेंसी अलाउड होती हैं, और कुछ दवाइयों को हमें प्रेगनेंसी प्लान करने से 3-4 महीने पहले बंद करना पड़ता है। तो आपको अपने रूमेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है कि क्या दवाइयां आपके लिए प्रेगनेंसी सेफ है, और वही दवाइयां ब्रेस्ट फीडिंग कंपैटिबल भी होती हैं। तो हमें उन रूमेटॉइड आर्थराइटिस प्रेगनेंसी में मॉनिटरिंग के साथ बहुत अच्छी तरह से प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं।
डॉक्टर किरण, अब एक बहुत ही अहम और एक बहुत ही जरूरी सवाल है जो पूछना बनता है। आप लोगों को सिर्फ अर्थराइटिस को ठीक करने में मदद नहीं करती, बल्कि उनका कमजोर मन मजबूत करना भी आपका काम होता है। यू आर नॉट जस्ट अ रूमेटोलॉजिस्ट, यू नीड टू बी अ साइकोलॉजिस्ट टू समटाइम्स। तो इतनी तकलीफ के बीच कोई खुद को पॉजिटिव कैसे रखे? रोजाना सुबह होकर आपको दर्द महसूस होता है, असहनीय दर्द होता है, तो फिर आप अपना मन कैसे मजबूत रखें? थोड़ी सी आपकी जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि आप डांसिंग कर सकते हैं, आप अगर उसमें नहीं तो आप थोड़ा सा बागवानी कर लीजिए, जिसमें आप फ्रेश अगर फ्लावर्स आपके घर में आते हैं उनकी लाइक अरेंजमेंट्स, जिससे कि आपको मतलब ऐसी एक्टिविटीज जैसे हल्का सा म्यूजिक सुनना, ये सब चीजों से आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। और उन दिनों में जब आपकी गठिया बढ़ी हुई होती है, ये सब काम करने से आपको बहुत आराम मिलेगा और आपको अच्छा लगेगा। डॉक्टर निखिल, इस बदलती जीवन शैली और फास्ट फूड की वजह से अर्थराइटिस की बीमारी तेजी से बढ़ रही है। अर्थराइटिस होने पर शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा भी बढ़ जाती है और इस वजह से फिर हमारे जोड़ों में सूजन हो, जकड़न हो, ये सब महसूस होती है। जोड़ों में जो असहनीय दर्द होता है वो तो सीमा को पार कर जाता है। तो ऐसे में क्या हम कुछ बातों का ख्याल रख सकते हैं, या क्या हम आज सतर्क हो सकते हैं ताकि न सिर्फ गठिया बल्कि जो दूसरी तरह की बीमारियां हैं उनसे भी हम बच जाएं जो इम्यूनिटी रिलेटेड हो? आपको डाइट रेगुलर लेनी चाहिए। फ्रूट, सैलेड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ओट्स हो गया, इंडियन जो टर्मरिक वगैरह होता है, स्पाइसेस होते हैं, उसका भी अच्छा रोल है इसमें प्रिवेंट करने में। फ्राइड फूड, जंक फूड, मीठा, ये सब आपको अवॉइड करना है। प्रिजर्वेटिव फूड अवॉइड करना है। स्मोकिंग, अल्कोहल बिल्कुल बंद रखना है। जब आपका फ्लेयर होता है तब आपको एक्सरसाइज ज्यादा नहीं करनी, हल्की एक्सरसाइज, बस स्ट्रेचिंग हल्की सी करनी है। आपका जब फ्लेयर होता है आपको ज्यादा काम भी नहीं करना, आपको बहुत मॉडरेट माइल्ड काम करना है जब तक आपके सिम्टम कंट्रोल नहीं होते। जब भी आपका फ्लेयर होगा तो आप ज्यादा काम करेंगे तो आपकी बीमारी बढ़ सकती है। आपको एडिक्वेट स्लीप मेंटेन करके रखनी है जिससे आपकी बॉडी में थकान ना हो, आपका बॉडी बैलेंस रहे। आपको स्ट्रेस मैनेज करना है उस टाइम पे भी। स्ट्रेस अगर आप अपना मैनेज करेंगे तो आपको सिम्टम्स ऐसे फ्लेयर जल्दी जल्दी रिकवर होगा। और ऑब्वियसली आप अपनी मेडिसिन स्किप ना करें और डॉक्टर के पास एज सून एज पॉसिबल पहुंचे जैसे ही आपको आइडेंटिफाई होता है कि मुझे फ्लेयर हुआ है। तो चलिए, आज आप चारों से बात करके मुझे लगता है कि हमारे दर्शक काफी जागरूक हुए होंगे गठिया को लेकर, रूमेटॉइड अर्थराइटिस को लेकर। लेकिन साथ ही इसके साथ मैं एक चीज और जोड़ देना चाहता हूं कि अगर आपके आसपास कोई गठिया से जूझ रहा है, हो सकता है वो आपके परिवार का सदस्य न हो, लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी है तो उसके साथ सिंपैथी मत रखिए, एम्पैथी रखिए, उनके दर्द को समझने की कोशिश कीजिए, उनकी मदद कीजिए। और जो इस इंटरव्यू को आपने सुना, डॉक्टर्स ने जो कहा, इसके बाद आप दूसरे लोगों को और ज्यादा एजुकेट कीजिए, लोगों को और जागरूक कीजिए। आप खुद भी हेल्दी रहिए, दूसरों को भी स्वस्थ रहने में मदद कीजिए। आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जी दिल्ली NCR हरियाणा।